वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए पंखुड़ी सोच रही थी, कितना सुंदर घर है। घर के ठीक पीछे ऊंचा पहाड़ था जो जैसे आसमान को छू रहा था। सामने फूलों की क्यारियां। एक तरफ का हिस्सा कुछ खास था जहां पर थे गुलाब फूलों के कई सारी किस्में, लाल, पीले, नीले, काले। इतने तरह के गुलाब पंखुड़ी ने आज तक नहीं देखे थे। मगर ये घर काफी अजीब था। शहर से कई किलोमीटर दूर यहां पर वो एक विशेष काम से आई, या कहें उसे बुलाया गया था मिस्टर सान्याल से मिल। तभी अचानक ऊपरी मंजिल की एक खिड़की के पास से सीटी की आवाज आ रही थी। पंखुड़ी इस गाने को पहले कभी नहीं सुनी थी। बहुत मधुर धुन थी उसकी। कौन बजा रहा है? सामने चौखट पार करते ही एक बड़ा सा दरवाजा। वो दरवाजे के पास पहुंचकर आसपास फूलों की सुंदरता में खोई हुई थी। तभी अचानक एक आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। को चाहिए? चौंक कर सामने देखा एक 70-72 साल का बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। शरीर शॉल से पूरी तरह से ढका हुआ, चेहरा दिख रहा था जिसमें सफेद हो चुकी भौहें और सफेद दाढ़ी थी। देखने में काफी अजीब और डरावना सा लग रहा था। पंखुड़ी बोली, वो मिस्टर सान्याल ने बुलाया था मुझे शहर से। ओह अच्छा, पर तुम्हारा सामान वगैरह? मुझे तो लाने मना किया था, यहीं मिलेगा। ओह अच्छा, आओ। वो व्यक्ति पंखुड़ी को घर के पीछे की तरफ ले जाने लगा। एक पल को पंखुड़ी को अजीब लगा। सामने इतना बड़ा दरवाजा रहते हुए भी पीछे से क्यों एंट्री हो रही है? दरवाजे का ताला खोलते हुए बूढ़ा व्यक्ति बोला, साहब के सोच विचार ही थोड़े से अलग हैं। उनको पसंद नहीं है सामने की गेट से एंट्रेंस। तुम्हें भी कहीं बाहर जाना हो तो इसी गेट से आना जाना करना। वैसे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आस पास कुछ है भी नहीं। अंदर एक बड़ा सा कॉरिडोर था जिसमें बत्तियां जल रही थी, मगर अजीब सा एक अंधेरा उजाले सा सिचुएशन था। बूढ़ा व्यक्ति उसे एक कमरे में ले गया। कमरा काफी सुंदर हद तक सजा हुआ था। वो बोला, तुम हाथ पाँव धोकर फ्रेश हो जाओ, यात्रा से थक गए होगे। तुम्हारे पहनने के लिए कपड़े और खाना भिजवाता हूँ। सर से कब मुलाकात होगी? साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब वो चाहेंगे तुमसे मिल लेंगे। कहकर वो कमरे से चला गया। पंखुड़ी तुरंत ही बाथरूम की तरफ चली गई। वहां पर गीजर ऑन करके गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिया। यहाँ पर पहाड़ी इलाका होने की वजह से ठंड है और ये तो बिल्कुल ही वीरान से इलाके में है। आसपास पाइन के बड़े बड़े पेड़ हैं। ठंड बहुत ही ज़्यादा है। गर्म पानी शरीर से लगते ही पंखुड़ी को जैसे आराम सा आ गया। मन में कई बातों की हिलोरी उठने लगी। अगर पैसों की ज़रूरत न होती तो शायद वो ये काम न लेती। घर में छोटी बहन पता नहीं पिताजी की देखभाल कैसे कर रही होगी। पिछले 2 साल से वो पैरालिसिस ग्रस्त है। पंखुड़ी थी तो उनकी देखभाल करती थी। छोटी बहन तो अभी खुद ही छोटी है। और माँ की याद आते ही गरम गरम आंसू उसकी आंखों से निकल आए, जो गर्म पानी की धार के साथ मिलकर कब विलीन हो गए उसे भी पता नहीं चला। पिछले दिनों एक एक्सीडेंट में उसने माँ को खो दिया था। तब से वही परिवार की मुखिया बनी थी। 2 साल से माँ ही तो परिवार को संभाल रही थी।
घर की जरूरतें न होती तो शायद वो इस काम में कभी ना आती, मगर मजबूर लड़कियों के लिए इस काम से अच्छा और आसान कुछ नहीं है। यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अगर आप फ्रेशर हो तो ज्यादा महत्व मिलता है। यहाँ पर आने के लिए भी उसे अच्छे पैसे मिले, कुछ ही दिनों का काम है, करके जल्दी लौट जाएगी, फिर चाची और बहन को एक अच्छी जिंदगी दे पाएगी। नहाकर टॉवेल पहनकर वो बाथरूम से बाहर निकली। सामने लाल रंग का एक सूट रखा हुआ था और खाने का सामान, शायद वो बूढ़ा दे गया था। लाल सूट पहनकर सामने के ड्रेसिंग टेबल पर वो देखने लगी। सजने के बहुत से तरह के सामान यहाँ पर थे, मगर इतने सारा सामान पंखुड़ी कभी यूज करना भी नहीं जानती थी। एक छोटी सी बिंदी लेकर उसने पहन लिया। लाल रंग के सूट में उस बिंदी को लगाते ही वो जैसे आसमान की परी सी दिख रही थी। उठा, अरे उठा। अचानक चौंक कर वो जागी। बिस्तर पर बैठे बैठे थकान की वजह से न जाने कब नींद आ गई थी उसे। आज साहब मिलेंगे थोड़ी देर बाद, ये कपड़े पहन लेना। कपड़ों का एक पैकेट वो रखकर चला गया। पंखुड़ी ने देखा तो उसमें एक नीले कलर का बहुत ही सुंदर सा सूट था। कपड़े पहनकर वो बाहर आ गई। सामने एक कॉरिडोर था, वो व्यक्ति वहीं खड़ा था। पहले खाना खा लो, उसके बाद साहब तुमसे मिलेंगे। पास ही डाइनिंग रूम था, उसमें एक बड़ा सा टेबल और उस पर बहुत से तरह के पकवान। खुश पकवान तो पंखुड़ी ने कभी देखे तक नहीं थे, पर आश्चर्य, इतनी बड़ी टेबल में वो अकेली थी। बैठो। उस बूढ़े ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर उसे खाना परोसने लगा। खाना खाते खाते वो आसपास नजर दौड़ा रही। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई थी। मिस्टर सान्याल बहुत अच्छे पेंटर और मूर्तिकार हैं, ये उसे पता था। और जैसा होता है, पेंटर और मूर्तिकार अपने स्वभाव अनुसार दुनिया से दूरी रहना चाहते हैं, इसलिए पहाड़ी में इस वीराने में उनका बंगला है। खाना खाते खाते एक पेंटिंग की तरफ उसकी नजर जाकर ठहर गई। तालाब का किनारा, उसमें एक बहुत ही सुंदर सी औरत बैठी हुई है। कंधे पर मटका रखे शायद वो पानी भरने आई थी और वहीं किनारे बैठकर अपने विचारों में मशगूल है। उसके शरीर का गठन अत्यंत सुंदर तरीके से उभारा गया है। बालों से उसके वक्षों को ढक दिया गया है, मगर फिर भी उसके उभार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मगर तभी पेंटिंग के अगले हिस्से को देखकर चौंक पड़ी थी पंखुड़ी। ये क्या? पानी में एक मगर है जो अपनी लोलुप दृष्टि से उस औरत की तरफ देख रहा है। अगले ही पल शायद वो उस पर आक्रमण करेगा, मगर वो औरत अपने विचारों में इतनी खोई हुई है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं। ओह, कितने सुंदर ढंग से इस विषय को घेरा गया है। खाना खत्म होने के बाद बूढ़े ने कहा, ऊपर की तरफ जो कमरे का लाइट जल रहा है वहां चले जाओ, साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे में पहुंच गई। कमरे का दरवाजा खोलते खोलते हजारों प्रश्न उसके दिमाग में थे। क्या वो इस काम के लिए आई है, उसमें उसे सफलता मिलेगी? कौन है ये मिस्टर सान्याल और क्या चाहता है उससे? क्यों बुलाया है उसे शहर से इतनी दूर? सोचते सोचते दरवाजे पर दस्तक दे दी। अंदर से आवाज आई, आ जाओ, दरवाजा खुला है। दरवाजा खोलते ही अंदर मध्यम रोशनी फैली हुई थी, जिसमें जो को आसानी से नहीं देखा जा सकता था। सामने एक सोफा था। वही आवाज फिर से गूंजी, उस सोफे पर बैठ जाओ। पंखुड़ी लड़खड़ाते हुए से सोफे तक पहुंची और सिमट कर उस सोफे पर बैठ गई। आवाज आ जरूर रही थी,
मगर कहीं से कोई दिख नहीं रहा था। तो तुम तैयार हो काम के लिए? जी, मगर काम क्या होगा? काम होगा कुछ पल मेरे साथ बिताना, थोड़े समय मेरे साथ रहना, मेरे अकेलेपन को दूर करना, बस। और क्या, यही तो तुम लोगों का काम है। हाँ। वैसे तुम्हारा असली नाम जान सकता हूं? पंखुड़ी कुछ नहीं बोली। उसके विषय में अपना असली नाम, अपना असली परिचय बताना मना है। मीनू आंटी, उन्होंने ऐसा ही कहा था। अच्छा, समझ गया, ठीक है, तुम जा सकती हो। वो कमरे से बाहर चले गए और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। कब गहरी नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रात कितने बज रहे थे ये पता नहीं, मगर अचानक एक अजीब सी आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी, जैसे कोई बहुत भारी चीज खींच रहा हो। इतनी रात गए इस वीराने में ये क्या हो रहा है? और वैसे भी तो वो यही तो पता लगाने आई है। उठकर वो बाहर चली आई। कॉरिडोर में अंधेरा फैला था। चलते हुए अचानक किसी धातु के सामान, मूर्ति या ऐसी किसी चीज से वो टकरा गई जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वो दौड़कर अपने कमरे में चले आए और चुपचाप लेट गई। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला, सामने वही बूढ़ा था। बूढ़े ने उसे एक पैकेट दिया। ये साड़ी पहनकर नाश्ते के लिए आ जाओ, साहब तुमसे वही मिलेंगे। मैरून कलर की वो साड़ी सच में बहुत ही सुंदर थी। पंखुड़ी से पहनकर बाहर चली आई। आज डाइनिंग हॉल में वो अकेली नहीं थी। सामने कुर्सी पर एक 30-32 साल के प्रौढ़ व्यक्ति बैठे थे। चेहरे पर हल्की कच्ची पक्की दाढ़ी, बालों में भी थोड़ी सी सफेदी आ गई थी, मगर देखने में अत्यंत सुंदर। काले रंग की शर्ट और नेवी ब्लू पैंट में बहुत ही भव्य व्यक्तित्व लग रहा था। उसे देखते ही बोले, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आवाज कल रात को सुनी उस अंधेरे वाली आवाज थी। बूढ़े ने एक कुर्सी खसका दी। पंखुड़ी उस पर बैठ गई। वो दोनों के लिए नाश्ता परोसने लगा। बटर टोस्ट को एक बाइट लेते हुए वो व्यक्ति बोल पड़ा, मैं सान्याल, मैंने तुम्हें यहां बुलाया। वैसे सॉरी, कल रात को अंधेरे में तुमसे बात करने के लिए। असली में इसे तुम मेरा एक शौक मान सकती हो। पहली बार मैं लोगों से इसी तरह से मिलना पसंद करता हूं। उनकी पर्सनालिटी को स्टडी करता हूं, उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, और जब थोड़ा सा सहज हो जाता हूं तो सामने मिलता हूं। वैसे मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए। आज शाम को रूम नंबर 4 में मिलते, ठीक है? नाश्ता करके पंखुड़ी अपने कमरे में चली गई। दिन भर करने को कुछ था नहीं। नौकर ने उससे कह रखा था कि उसे कमरे से बाहर नहीं जाना है, और खासकर गार्डन की तरफ तो बिल्कुल नहीं। साहब को यह सब पसंद नहीं। अतः दिन भर कमरे में ही लेट बैठकर उसे बिताना था। मोबाइल भी नहीं था, टावर भी नहीं तो घर फोन करके पिताजी और बहन के बारे में पता कर लेती। धीरे धीरे सूरज आसमान में ढलने लगा। तुरंत ही तैयार हो गई और ठीक शाम वो रूम नंबर 4 की तरफ चल पड़ी। दरवाजा नॉक किया। अंदर से अभी वही सीटी की आवाज आ रही थी। वही गान जो बहुत प्यारा तो था, मगर पता नहीं क्यों पंखुड़ी को याद नहीं आ रहा था। कमरे के अंदर प्रविष्ट हुई तो देखा मिस्टर सान्याल खिड़की की तरफ मुंह किए सीटी बजा रहे हैं। ओह, तो मतलब उस दिन भी यही थे। सामने एक बहुत सुंदर सा पियानो था और आसपास दीवार में बहुत सारे सुंदर चित्र, मगर उनमें से एक पेंटिंग पर पंखुड़ी की नजर ठहर गई। एक
अप्रतिम सुंदर स्त्री नृत्य की भंगिमा में, और उसके ठीक सामने एक व्यक्ति। मगर उस व्यक्ति की अद्भुतता यह थी कि उसके पूरे शरीर में आंखें थी और उन हर एक आंख से वो उस स्त्री को निहार रहा था। आप विस्लिंग बहुत अच्छी करते हैं, पंखुड़ी बोल पड़ी। अचानक ही मिस्टर सान्याल ने सीटी बजानी बंद कर दी और पंखुड़ी की तरफ मुड़कर बोले, ओ तो तुम आ गए। यही तो राम हरि काका से मैंने सीखा है। एक दो गाने ही उन्हें बजाने आते हैं, मैंने भी उनसे सीख लिया। मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे भी इस वीराने में समय बिताने को कुछ खास नहीं है, एक ये पियानो और मेरी सीटी और मेरी पेंटिंग। ये पेंटिंग बड़ी खास है, जानती हो? सान्याल बोल पड़े। क्यों, क्या हुआ इसमें? ये जो देख रही हो, ये अप्सरा तिलोत्मा है, इस जगत की सबसे सुंदर स्त्री। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, सुनाइए ना, क्या है? एक समय दो राक्षस हुए, शुंभ निशुंभ नाम के। उन्होंने ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न किया और वर मांगा कि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथ से ही हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दे दिया। इसके बाद तो वो आताताई बन बैठे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए आपस में लड़ना तो संभव ही नहीं था और बाकी कोई उन्हें मार नहीं सकता। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और पूरी दुनिया पर हाहाकार मचा रहे थे। ऐसे में देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण पकड़ी। तब ब्रह्मा जी ने देवशिल्पी विश्वकर्मा से एक अप्रतिम सुंदर स्त्री का निर्माण करने के लिए कहा। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि जगत का कोई भी पुरुष काम लोलुप होकर उसे पाने की इच्छा रखता था। उसका रूप इतना अप्रतिम था कि भगवान इंद्र ने अपने पूरे शरीर पर आंखें लगा ली ताकि वो उसके रूप को निहार सके। दो आंखों से उसके रूप को निहार पाना संभव नहीं था। सान्याल कुछ देर के लिए चुप हुए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? वो स्त्री शुंभ निशुंभ के पास गई। दोनों काम लोलुप होकर उसे पाने के लिए लालायित हो गए और आपस में ही लड़ भिड़कर एक दूसरे को मार डाला। अचानक ही सान्याल ने पंखुड़ी की तरफ देखा। तुम भी बहुत सुंदर हो, तुम्हें भी पाने के लिए कोई भी पुरुष लालायित हो जाएगा। और अचानक आगे बढ़कर उन्होंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसके होंठ मिस्टर सान्याल के होंठों से ढक चुके थे। अचानक झटके से उसने पंखुड़ी को छोड़ दिया, जैसे बिजली का कोई झटका लगा हो। पंखुड़ी, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, इनमें डूब जाने का मन करता है। बाहर सूर्यास्त हो रहा था। सान्याल बोले, चलो गार्डन में जाओगी? दोनों गार्डन में घूम रहे थे। सुंदर गुलाब के पौधों को देखकर पंखुड़ी बोली, ये गार्डन कौन मेंटेन करता है? इतने सारे फूल पौधे लाना, लगाना, मेंटेन करना। शहर भी तो यहां से 20 किलोमीटर दूर होगा। सब कुछ राम हरि काका ही करते हैं। उसे इतना तो पता चल गया कि उस व्यक्ति का नाम राम हरि है, मगर इनमें एक खास तरह की खाद दी जाती है, इसी वजह से ये गुलाब के पौधे इतने सुंदर हैं। कहते हुए उन्होंने गुलाब का फूल तोड़ते हुए पंखुड़ी की तरफ बढ़ा दिया। पंखुड़ी उसे हाथ में लेने ही वाली थी कि अचानक ध्यान न देने की वजह से एक कांटा उसके हाथों में चुभ गया। आ! संभल कर पंखुड़ी, संभल कर। सुंदर चीजों के साथ अक्सर कांटे होते हैं जो चुभ जाते हैं। अगले ही पल मिस्टर सान्याल ने बहते हुए खून को अपने मुंह में चूसना शुरू कर दिया। पंखुड़ी के शरीर में एक अजीब सी सिहरन सी दौड़ गई। उस रात पंखुड़ी गहरी नींद में थी। तभी अचानक उसकी नींद टूट गई। वही अजीबोगरीब आवाज, मगर आज उसे पता लगाना ही है
कि आखिर इस वीराने में चल क्या रहा है। वो तेजी से उठी और कॉरिडोर में संभलते हुए आगे बढ़ रही थी। ऊपर एक कमरे में रोशनी थी और उसकी पतली सी लकीर सीढ़ियों से नीचे तक आ रही। पंखुड़ी ने महसूस किया इसी कमरे में सामान घसीटे जाने का आवाज आ रहा है। वो दबे कदमों से सीढ़ियों से ऊपर चलने लगे। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और इसी वजह से रोशनी बाहर आ रही। कमरे के उस हल्के से खुले हिस्से में आंख लगाकर अंदर का जो दृश्य पंखुड़ी ने देखा, उसका शरीर जैसे चौंक उठा। सामने एक बेड था। बेड पर एक सुंदर सी लड़की की निर्वस्त्र शरीर रखा हुआ था। पूरे शरीर में जैसे कलाकारी का नमूना थे। भगवान ने जैसे बहुत बहुत करीने से उसे बनाया था। मगर ये क्या, उसकी आंखें, उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे थे और उन्हीं गड्ढों से वो पंखुड़ी की तरफ देख रही थी। तभी उसने देखा एक व्यक्ति एक बड़ी सी मशीन को घसीटते हुए उसके पास ला रहा है और उसकी आंखों के पास लगा रहा है। उसके मुंह से हल्की सी आवाज से निकल गई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनते ही वो चौंक पड़ी और कुछ कदम पीछे छिटक कर धड़ाम से जमीन पर गिर गई। आवाज सुनते ही कमरे का दरवाजा भी खुल गया और सामने देखा मिस्टर सान्याल और पास में ही वो बूढ़ा रामहरी था। क्या हुआ? ये यहाँ से? कोई बात नहीं, जाइए, आप जाकर सो जाइए, तुम आओ। पंखुड़ी कमरे के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही उसने देखा जिसे वो एक लड़की समझ रही थी, असल में वो एक मूर्ति कला थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे अप्रतिम रचना है। मैं अपनी सारी कला इसमें डाल दे रहा हूं और इसके बाद मैं काम करना बंद कर दूंगा। क्यों? कोई कलाकार अपनी सबसे अनूठी रचना बनाने के बाद क्या और उससे अच्छी रचना बनाना चाहेगा? तुमने नहीं सुना, ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। मैं भी इस अप्रतिम रचना के बाद अपने हाथों को रोक लूंगा। पंखुड़ी उस मूर्ति को निहारने लगी। सच में अप्रतिम कला का नमूना थी वो मूर्ति। एक एक हिस्सा इतनी करीने से बनाया गया था कि कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती। मगर ये क्या, इसकी आंखें? उसी की तो कमी बची थी, मगर आज वो पूरी हो जाएगी। फिर से मैं कहूंगा, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है पंखुड़ी। अचानक ही वो पंखुड़ी के पास आ गए। पंखुड़ी, तुम भी ऊपर वाले की एक बहुत सुंदर रचना, और इस रचना को मैं आज की रात अपना बनाना चाहता हूं। कमरे में मध्यम सा रोमांटिक संगीत गूंजने लगा। मिस्टर सान्याल पंखुड़ी को अपनी बाहों में भरने लगे। पास ही के सोफे पर उन्होंने उसे ढकेल दिया और झुककर आज की रात एक प्रौढ़ यौवन के उच्च श्रृंखल लहरों से खेलना चाहता था, तो दूसरी तरफ एक नवयौवना औरत बनने की राह पर कदम बढ़ा रहे। चीख पड़ी थी पंखुड़ी। उसे असहनीय दर्द हो रहा था। इस अंधेरे कमरे में समझ में आ रहा था उसके हाथ पांव मुंह सब कुछ बांध के रखा गया और इस वक्त वह पूरी तरह से निर्वस्त्र है। मगर हुआ क्या? वो तो काम क्रीड़ा में। मगर तभी अचानक उसके चेहरे पर किसी ने रुमाल रखा था और वो बेहोश हो गई थी। अंधेरे कमरे में उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और अगले पल क्या होने वाला है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और 2 आकृतियां अंदर प्रविष्ट हुई। एक आकृति ने कमरे में लाइट जलाई और
सामने बूढ़ा हरिराम और सान्याल खड़े थे। हरिराम बोल पड़ा, अब क्या होगा है? अपने रूप के चाल में फंसाकर न जाने कितने लोगों को तूने बर्बाद किया होगा, हाँ? मगर अब तू चाल में फंस गई है। होता कैसे नहीं? अरे सान्याल ऐसे ही नाम थोड़ी है मेरा। तुम लोगों से मुझे बहुत नफरत है। तुम लोगों के प्यार से खेलती हो, उनकी दौलत का उपयोग करती हो अपनी सुंदरता के दम पर, और फिर उसे छोड़ देती हो। ये भी नहीं सोचती कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। हाँ, इसीलिए ये सान्याल ने कसम ली है तुम लोगों की ऐसी हालत करने की। इसीलिए तो मैं शहर से चुन चुन कर सुंदर सुंदर लड़कियों को बुलाता हूँ, ताकि तुम लोग दूसरे किसी लोगों के दिल से ना खेल सको। आज तक मैं हमेशा सफल हुआ, अब की बार भी होऊंगा। और मेरा लक्ष्य भी है दुनिया की सबसे सुंदर मूर्ति बनाने का। बस कमी थी आंखों की, तो बेटा निकाल आके। घबराओ मत, तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी आंखें जिंदा रह जाएंगी। मैंने कहा था ना, तुम्हारी आंखें दुनिया में सबसे सुंदर हैं। अब वो आंखें उस मूर्ति की जगह को भरेंगी। पर तो ऐसे नहीं मरेगी। क्योंकि मुझे भी पता है तू यहाँ राज जानने आई थी, हमारा राज। तो बताता हूं मैं तुझे, सुन। मैं हूं सान्याल, विश्व प्रसिद्ध पेंटर और मूर्तिकार। बचपन से ही मैं बहुत बदसूरत था, और इसका हर्जाना मुझे भरना पड़ता था। मेरे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सब मुझसे कटते थे। स्कूल में भी मैं सबके साथ नहीं बैठ पाता था। मुझे अलग कोने में एक बेंच में बैठना पड़ता था। लड़के लड़कियां मुझ पर हंसते थे। मैं इन सबसे परेशान होकर धीरे धीरे खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और डूब गया कला की सेवा में। मैंने बहुत प्रसिद्धि पाई, बहुत नाम कमाया, क्योंकि कलाकार में है, कलाकार का चेहरा नहीं देखा जाता, उसकी रचनाएं और सुंदरता देखी जाती है। कलाकार के चेहरे की बदसूरती छुपी रहती। मैंने बहुत पैसा कमाया और शहर से दूर यहाँ आकर रहने लगा। शहर में मेरे काम की धूम थी, मगर यहाँ पर मैं सबसे अलग रहता था। और फिर आई मेरे बाग के मालिक की बेटी। बहुत सुंदर थी वो। उसने मेरी बदसूरती को नहीं, मेरे दिल को देखा, मुझसे प्यार किया, और मैं उसकी गोद में सारी दुनिया को भूल कर खुश रहने लगा। मैंने उससे शादी कर ली और उससे मुझे मिला मेरा बेटा। वो भी उसकी तरह ही सुंदर था। मैं हर डर से अब बाहर आ गया। अब मेरी जिंदगी सुंदरता से भरी थी। हम बहुत खुश थे। बेटा बड़ा हो रहा था, पत्नी का प्यार था मेरे पास। एक दिन 2 हफ्ते का काम लेकर मैं शहर गया, पर 1 हफ्ते में ही काम खत्म हो गया। और जब लौटा तो मैंने पाया मेरे ही कमरे में, मेरे ही बिस्तर पर मेरी पत्नी मेरे नौकर के साथ। मैं क्रोध से जल उठा, और तब उसने बताया कि उसने तो मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, क्योंकि मेरी बदसूरती प्यार करने के लायक है ही नहीं, वो सिर्फ मेरे पैसे के लिए। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं तुम लोगों से हमेशा दूर रहूंगा, अब किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, और दुनिया की हर सुंदर लड़की को उसके कर्मों की सजा दूंगा। सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी को, और उसके बाद बहुत सी लड़कियों को यहाँ बुलाकर मारा, और उनके शरीर के एक एक अंग से गढ़ता रहा वो मूर्ति जो तूने देखी। अब वो पूरी होने को है। बस आंखें मिल गई है ना मुझे। और इसने शायद तुझे बताया होगा, गार्डन के उन गुलाबों के खास हाथ के लिए है। उन सबकी लाश गड़ी है उस गार्डन में, और हर लाश के ऊपर एक गुलाब का पौधा। बहुत अच्छा खाद मिलता है उन्हें, इसीलिए वो बढ़ रहे हैं। अब बस कुछ और पल, फिर तू मेरी मूर्ति को पूर्ण करके हाथ में बदल जाएगी। छटपटा रही थी पंखुड़ी,
उनके उनके चंगुल से निकलने को। शहर से, रेड लाइट एरिया से चुन चुन कर सुंदर लड़कियों को लाता हूं मैं, जो पूरी तरह से कवारी होती हैं, अभी तक किसी से भी नहीं मिली होती है। ऊंची कीमत देकर, पैसे की कोई कमी नहीं मेरे पास। हाँ, मेरा बेटा उनको भोगता है और फिर उनको हम इस्तेमाल करते हैं। अब तेरी बारी। अचानक पुनव्य वो भारी मशीन खींचकर पंखुड़ी के पास ले आया। उसे जमीन पर लेटाकर उसकी आंखों पर वो मशीन लगाने लगा। मशीन के अंदर से 2 बड़ी बड़ी रॉड उसकी ओर बढ़ रहे थे। घबराओ नहीं, अब तुम्हारी ये सुंदर आंखें हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगी। तभी गोली की आवाज। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं और अपनी हरकतें बंद करो। कमरे में 4-5 लोग प्रविष्ट हो चुके थे। इंस्पेक्टर रावत बोल पड़े, पंखुड़ी, घबराने की जरूरत नहीं है। अचानक वो भागने की कोशिश करने लगा। उस पर भी 2 गोलियां दाग दी गई। ये तो अच्छा हुआ हम वक्त पर पहुंच गए, नहीं तो तुम्हारी जान पर बनाई थी। आई एम सॉरी पंखुड़ी, दरवाजे बहुत मजबूत थे, तोड़कर आने में मुश्किल हुई। कोई बात नहीं सर, मेरा मिशन तो पूरा हुआ ना। इन जालिम दरिंदों को सजा दिलवाइएगा। पहले तो ये हॉस्पिटल जाए। गोली दोनों को ही लगी है, उसके बाद इनको इनके किए की अच्छी सजा मिलेगी। पंखुड़ी इस वक्त एम्बुलेंस पर बैठी थी। का पूरा शरीर चादर से ढका था, जगह जगह चोट के निशान थे। उस घर को देखकर मन ही मन सोच रही थी, उसके जीवन का एक लक्ष्य पूरा हुआ। उसने कसम खाई थी अपनी सहेली की हत्यारों को सजा दिलाने की। रेड लाइट एरिया में उसे मजबूरी में जाना पड़ा था, जहां उसे मिली थी रुखसाना, बेहद सुंदर। दोनों ने ही साथ में ही काम ज्वाइन किया था। रुखसाना के घर में माँ और 2 छोटे भाई बहन थे। पिता की मौत के बाद मजबूरी में ही उसे इस काम में आना पड़ा था और अचानक ही मीनू आंटी ने उसे इस काम के बारे में बताया। शहर से बाहर कुछ दिन इस बंगले में बिताना था और कच्ची रकम उसे मिलने वाली थी, जिसका आधा हिस्सा मीनू आंटी ले भी लेती तो भी उसके पास इतने पैसे होते कि अपने परिवार का भविष्य वो निश्चित कर सकती थी। बेहद खुशी खुशी वो यहां आई थी 1 हफ्ते के, मगर फिर हफ्ते महीने बीत गए, मगर वो कभी वापस नहीं आए। पंखुड़ी ने मीनू आंटी से पूछने की भी कोशिश की, मगर बदले में डांट मिली। और तब वो इंस्पेक्टर रावत से मिली और उन्होंने ये सारा प्लान बनाया इन नर पिशाचों को पकड़ने के लिए। गार्डन की खुदाई करने पर 27 कंकाल मिले थे, जिनको इन नर पिशाचों ने मारा था। गाड़ी में बैठे बैठे पंखुड़ी घर की तरफ देख रही। गुलाब का वो गार्डन अब बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका था। इंस्पेक्टर बोले, चिंता मत करो, इन लोगों को इनके काम की सजा जरूर मिलेगी। मुझे पता है सर, आप लोग हैं तो सजा जरूर मिलेगी। मैंने अपनी सहेली का कर्ज चुका दिया। उस मूर्ति को बड़े प्यार से डिस्ट्रॉय करिएगा, क्योंकि उसके बालों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। कई बार इन बालों को मैंने अपने हाथों से छुआ है। एम्बुलेंस चल पड़ी। पंखुड़ी के कानों में सिपाही की शब्द गूंज रहे थे, सुंदरता के साथ कांटे जरूर होते हैं पंखुड़ी, कांटों से दामन बचाना सीख, दामन